This conference will now be recorded. गुड इवनिंग। आज हम अष्टांग हृदय संहिता के सूत्र स्थान का 29वां अध्याय शस्त्र कर्म विधि अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि वाग्भटाचार्य जी ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 25वां अध्याय यंत्र विधि अध्याय वर्णन किया है। उसके बाद शस्त्र विधि अध्याय का वर्णन आया है। शस्त्र विधि अध्याय में लास्ट में उन्होंने अणुशस्त्रों का वर्णन किया, यानी जलौकावचरण विधि वहां पे विस्तार से वर्णित है। उसके बाद में शस्त्र कर्म विधि अध्याय सिरावेद विधि अध्याय आया। 25वां अध्याय यंत्र विधि, 26वां अध्याय शस्त्र विधि, 27वां अध्याय सिरावेद विधि, 28वां अध्याय कल हमने देखा शल्य आहरण विधि, और आज देखने जा रहे हैं 29वां अध्याय जिसमें साक्षात शस्त्र कर्म के बारे में सूचनाएं विस्तृत पद्धति से की गई है। अभी देखिए, जैसे हमने कल कहा था कि शल्य क्या है, तो यत्किंचित शरीर बाधा कराणी शल्या, जो भी चीज शरीर या मन को बाधा उत्पन्न करती है उसको शल्य कहा है। तो फॉरेन बॉडी के तौर पर उसको लिया जाए। अगर आगंतुज शल्य है और निज शल्य है तो दुष्ट रक्त, दुष्ट मल, दुष्ट वात पित्त कफ, इनको भी शल्य की संज्ञा दी गई है। आज इस अध्याय में विशेषतः जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शस्त्र कर्म विधि की, और शस्त्र कर्म विधि अध्याय की शुरुआत में ही वाग्भटाचार्य जी ने कहा है कि शस्यते ही यंत्रस्य विशस्यात्, यानी शस्त्रेण विशेषतः जो उल्लेख किया गया है वो शस्त्रेण व विशस्यादौ इस पद्धति से, यानी इसमें जो उन्होंने वर्णन किया है वो 25वें अध्याय में किया है। शस्त्रेण व विशस्यादौ, यानी यंत्रों का जो उपयोग करना है वो विशेष पद्धति से यहाँ पे इस अध्याय में शस्त्र कर्म विधि अध्याय में वर्णन, यानी यंत्र विधि अध्याय, शस्त्र विधि अध्याय, ये जो 25वां और 26वां चैप्टर है उसका साक्षात उपयोग इस अध्याय में हम करने वाले हैं या देखने वाले हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो शस्त्र कर्म विधि अध्याय, शस्त्र जो है विशेषतः उपयोग शस्त्रों का इस अध्याय में करने जा रहे हैं वाग्भटाचार्य जी, और वैसे ही उससे ही सीख के हम आगे करेंगे। तो केवल इसी अध्याय का अवलोकन करने की आवश्यकता हमें पर्याप्त नहीं है। और भी अध्याय जैसे सुश्रुत संहिताओं के, सुश्रुत संहिता में से सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय और 19वां अध्याय, विशेषतः 25वां अध्याय भी वहां सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का देखना आवश्यक है। उसके बाद चरक चिकित्सा स्थान में भी हमें 25वें अध्याय में काय चिकित्सा प्रधान संहिता होते हुए भी 55 से लेके 66 तक यानी 60 तक जो श्लोक है वो हमें शस्त्र कर्म का मार्गदर्शन करते हैं। और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान का 38वां अध्याय विशेषतः हमने इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अभी इसको आगे ले जाते हुए हम देखेंगे, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आयुर्वेद में जो वर्णन किया है शस्त्र कर्म का, विशेषतः व्रणशोथ या व्रणशोथ या श्वयथु, यानी इन जनरल कहा जाए तो सूजन या स्वेलिंग, तो किसी भी शस्त्र कर्म करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब व्रणशोथ उत्पन्न होता है और व्रणशोथ चिकित्सा से, अन्य चिकित्सा से अगर उसका उपशम नहीं होता है, वो सबसाइड नहीं होता है, तो उसके लिए हमें शस्त्र कर्म की यानी सर्जिकल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए व्रणशोथ क्या है, सबसे पहले तो ये कंडीशन है, 3 चीजें इकट्ठा है, स्वेलिंग यानी सूजन, ठीक है, दूसरा इन्फ्लेमेशन यानी वहां रेडनेस रहेगा, और तीसरा
वहां पे टेंडरनेस रहेगा, यानी अगर आप स्पर्श करने के लिए जाओगे तो वो व्यक्ति आपको स्पर्श करने नहीं देगा, हाथ उठा देगा अपना, या वो अवयव जो है वो उसका आकुंचन कर देगा। इस प्रकार की जो स्थिति होती है इकट्ठा, उसको व्रणशोथ कहा जाता है। आगे आगे थोड़े उसके हमें डिटेल्स समझ में आएंगे। तो ये विशेषतः आभ्यंतरतः जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में अभी सबसे पहले मार्गदर्शन आया है कि व्रण यानी कोई अल्सर हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो व्रणः संजायते प्रायः पाकात् श्वयथु पूर्वकात्, यानी प्रायः व्रण की उत्पत्ति जो होती है पहले स्थान विशेष पर वहां पे शोथ होता है, ठीक है, यानी सिंपल स्वेलिंग वहां पे होता है। तो उस शोथ का, जिसको सिनोनिम शोफ श्वयथु ऐसे भी शास्त्र में आए हैं, उसकी अगर चिकित्सा नहीं की गई तो वो व्रणशोथ जो है वो आगे वो पक जाता है, वह जो शोथ है वो शोथ का व्रणशोथ हो जाता है, वो व्रणशोथ का रूप धारण कर देता है। अभी ये जो पहले और दूसरे श्लोक में बताया, तम एव उपाचरे तस्मात् रक्षण पाकम यत्नता प्रयत्नता, यानी उस शोथ का पाक नहीं होना चाहिए, व्रण शोथ का पाक नहीं होना चाहिए, उसको पहले ही उसकी चिकित्सा कर देनी चाहिए। जैसे उसके लिए उपचार बताए हैं, सुशीत लेप सेक असरमोक्षण, यानी अच्छे यानी अत्यंत शीतल ऐसे वहां पे लेप लगाने चाहिए, या फिर शीतल कषायों का या शीतल गुणधर्म युक्त वनस्पतियों के कषायों का, स्वरसों का सेचन यानी वहां पे धारा करनी चाहिए। अस्त्र मोक्षण यानी रक्त मोक्षण करना चाहिए। और आगे बताया है संशोधनादि ही, संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। अब संशोधन चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा पंचकर्मों से वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण जो भी आवश्यक है वो करने चाहिए। अभी शीतल इस शब्द से विशेषतः शीत वीर्य या स्पर्श में शीत ऐसे जो भी पदार्थ है उन सब की गणना यहाँ शीत या सुशीत इस शब्द में आ जाती है। तो विशेषतः चिकित्सा बताई सुशीत लेप, सेचन या सेक चिकित्सा, अस्त्र मोक्ष यानी रक्त मोक्षण, और संशोधन चिकित्सा, ठीक है। अब देखिए ये जो शोफ होता है या शोथ या स्वेलिंग है वो 3 प्रकार का होता है। ये स्टेजेस है एक्चुअली, आम शोफ, पच्यमान शोफ और पक्व शोफ। तो आम शोफ, पच्यमान शोफ और पक्व शोफ ये 3 अवस्थाएं हैं। अगर कोई रुग्ण आपके पास आता है तो उसकी स्थिति देख के, उस व्रणशोथ की स्थिति जान के आपने स्थिति अनुसार या स्टेज अनुसार, आम अवस्था है या पच्यमान अवस्था है या पक्व अवस्था है, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करना आवश्यक हो जाता है। तो आम शोफ यानी क्या है, तो ये अपक्व पद्धति का शोफ है, प्रकार का शोफ है। तो ये बहुत ही प्रायर स्टेज है, और यहाँ पे पस फॉर्मेशन या उसमें कोथ स्थिति, पुय स्राव इत्यादि कुछ नहीं होता, यानी सिर्फ सूजन होती है। तो इस अवस्था में अगर हम लेप दे दे या उपनाह कर दे वहां पे पोटिस से, ठीक है, आगे पोटिस क्या है वो देखेंगे हम, तो वहां पे व्रणशोथ बैठ जाता है और आगे की स्थिति ही निर्माण नहीं होती। पश्चमान शोफ ये मध्य अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन यानी उस जगह पे स्वेलिंग के और लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सूजन तो स्वेलिंग तो पहले स्टेज में भी था, लेकिन दूसरे में स्वेलिंग और थोड़ा बढ़ जाता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस, हॉट टच और टेंडरनेस यानी इरिटेशन जो है, आप अगर वहां पे छूने के लिए जाओगे तो रुग्णों को बहुत सारी वेदना होगी, ठीक है। तो ये हो गई पश्चमान अवस्था, ये मिडिल स्टेज है। और थर्ड जो स्थिति है उसकी अवस्था है वो पक्व अवस्था, यानी इसमें क्या हो जाता है, तो पूरा शोफ जो है, देखिए यहाँ पे आप तीसरा चित्र देखोगे, वो पक जाता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, और एक या दो जगह पे जहाँ पे मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ उसका जो है वो शोफ का मुंह भी दिखाई देता है, जहां से वो पस सिक्रेशन आगे हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे विशेषतः एक एक श्लोक में जो स्थितियां वर्णन की है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आम शोथ। आम शोथ कैसे होता है? तो जो शोथ अभी पका नहीं है उसे आम शोथ कहते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी या उष्णता होती है और थोड़ी सी ही वेदना होती है। इसका वर्ण जो है वो त्वचा के समान ही रहता है और जो स्पर्श करने में शीतल होता है। ठीक है, यानी वो जो है वो स्पर्श कड़ा, म्हणजे माने क्या कहेंगे हम, कठिन। ठीक है, सॉफ्ट टच नहीं रहेगा, हार्ड टच रहेगा और स्थिर होता है। यानी उसको अगर हम दबाएंगे उस शोथ को तो वैसे के वैसे होता है, उसमें गड्ढा वगैरह नहीं पड़ता। ठीक है, आगे दूसरा स्थिति जो है वो पच्यमान वर्ण शोथ की अवस्था है या शोथ की अवस्था है। तो पच्यमानो विवर्णस्तु रागी बस्ती ही इव वातताहा। तो ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। पच्यमान वर्ण शोथ किस तरीके से होता है? तो वह वर्ण शोथ त्वचा का वर्ण विशिष्ट वर्ण का हो जाता है, यानी उसमें कुछ लालिमा दिखाई देती है और वह बस्ती की भांति तन जाता है। बस्ती की भांति तन जाता है, बस्ती यानी यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मूत्राशय। वो मूत्राशय में अगर हवा भर दी जाए तो वो किस प्रकार से फूक जाएगा और उसमें कुछ वात है ऐसे हमें दिखाई पड़ेगा या स्पर्श में जान पड़ेगा, वैसे उसका टच रहता है या उसका स्वरूप वैसे हो जाता है। उसमें पीड़ा जो होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है और वहां पे स्फुटति इव, यानी यहाँ पे और एक उपमा प्रमाण दिया है कि वो वेदना जो है वो किस प्रकार की है, जैसे फूट रहा है, वहां पे कुछ फूट रहा है, इस प्रकार की वेदना होती है। और उसी समय अन्य सभी अंगों में वेदना भी होती रहेगी। बार बार जृंभिका, हाँ, यानी जम्भाई, जिसे हम यॉनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, बार बार जम्भाई आएगी और भी अनेक प्रकार की जो पीड़ाएं हैं उस व्यक्ति को होगी, यानी लक्षण निर्माण होंगे, जैसे कि अरुचि, यानी उसको टेस्ट महसूस नहीं होगी, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, ऊषा, यानी ऊषा मतलब क्या है? तो उस व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर से भाप, बाष्प निकल रहा है, उष्णता निकल रही है, भाप निकल रही है, प्यास लगती है। ज्वर और निद्रा, ये उसको ज्वर आता है और निद्रा नहीं लगती है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि वह स्यान, यानी घी उधर इधर उधर फैल गया है, इस प्रकार से उस व्रण शोथ की आवश्यकता रहती है। देखिए यहाँ पे तुकतुकी आ रही है स्किन में, जैसे उसको घी या कोई स्नेह मल दिया है, इस प्रकार से। इस चित्र को आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस स्लाइड में। और उस स्थान का वर्ण जो है वो समान स्पर्श सहन नहीं हो पाता है। व्रणवत स्पर्श अनसहा, यानी यहाँ पे टेंडरनेस बढ़ने लगता है। वो व्यक्ति वहां पे अगर कोई फिजिशियन या कोई हाँ स्पर्श भी करता है तो वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। इनटॉलरेंस टू टच। ठीक है, इस प्रकार का वहां पे लक्षण दिखाई देगा। आगे की स्थिति आती है पक्व शोफ। तो पक्व इस शब्द का ही अर्थ है राइप, यानी पका हुआ। इसमें पक्वे अल्पवेगता म्लानि ही, इस श्लोक से लक्षण दिखाई देते हैं, वेदनाओं में कमी आ जाती है, उस व्यक्ति के शोथ के स्वरूप में मलिनता आती है, यानी उसकी जो लालिमा है वो कम हो जाती है और थोड़ा सा वो जो है वो धुंधले रंग का, यानी ऐश कलर का ऐसे दिखाई देता है। थोड़ा सा पीलापन आ जाता है और उस शोथ को झुरिया यानी व्रिंकल्स दिखाई देते हैं। सभी ओर से वह व्यक्ति, वह शोथ जो है वो झुक जाता है, यानी पूरा इस पहले अगर आप श्लोक में देखोगे, चित्र में देखोगे तो पूरा टमटमा हुआ ऐसा वो स्वेलिंग था। लेकिन दूसरे में आप देखोगे वो ऐसे हर और चारों ओर से वो ऐसे सूख गया है, जैसे मानो इस प्रकार का दिखाई देता है। और बीच में जो है उसका मुखभाग जिसे कहते हैं वो उभार युक्त हो जाता है, जैसे मैंने आपको एरो से समझाया यहाँ पे। तो वहां पे उभार ज्यादा होता है। उस जगह पे आसपास में खुजली होती है, उस व्यक्ति को सूजन में कोमलता आ जाती है और छूने पर अगर आप वो दबाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पूय जो है अंदर जो पस फॉर्मेशन है पोत हुआ, वो पूयस्य संचारो भवेत,
तो पूय जो है वो इधर उधर जा सकता है। वहां पे एक दिया है इव अम्बसाहा। जिस प्रकार से बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में अगर पानी भर दिया जाए और उसको ऊपर से दबाए, या वाटर बैग भी आपने देखा होगा, हॉट वाटर बैग, उसको भी अगर आप दबाते हो तो वो इधर उधर पानी जाता है, हमें संचार करता है, दिखाई देता है। उस पद्धति से ये पक्व क्षोभ का लक्षण होता है। आगे ग्रंथकार हमें बताते हैं छठे श्लोक से आगे, वो दोष के अनुसार क्षोभ की स्थिति क्या होती है। तो व्रण में वात इत्यादि दोष, क्योंकि आयुर्वेद में तो दोष जो है, दोष ये सबसे प्रधान चिकित्सा के लिए की पॉइंट्स है, तो उनको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि उनके स्थिति के अनुसार ही, प्रधानता के अनुसार ही किस दोष की ज्यादा विकृति है, उसके अनुसार ही आगे चिकित्सा का जो मार्ग है या उपचार है वो दिशा निश्चित होती है। इसलिए दोषों का वर्णन भी आगे किया है। तो सिम्टम्स जो है वो दोष वाइज हम देखेंगे आगे। सबसे पहले शूलम नरते अनिला, इस प्रकार से दाहम पित्ता शोफा कफोदया, इस प्रकार से ये हमें बिल्कुल शॉर्ट डायग्नोसिस सिखाता है ये श्लोक जो है, कि अनिल यानी वात दृष्टि के बिना या वात दोष के बिना शूल यानी वेदना, पेन नहीं होता है। पित्त दोष के बिना दाह कभी भी नहीं होता है यानी बर्निंग सेंसेशन। कफ दोष के बिना शोथ या स्वेलिंग कभी भी नहीं होता। और रक्त के बिना राग यानी लालिमा, रेडनेस नहीं होता। ठीक है। अतः रक्त युक्त तीनों दोषों से मिलकर व्रण का पाक होता है। यानी आसान भाषा में हमें समझाया जाए तो महर्षि वाग्भट ने रागो रक्ताच, इस जो श्लोक का दूसरी लाइन है, इससे हमें समझाता है, सुश्रुताचार्य विशिष्ट पद्धति से समझाते हैं कि यदि अभी रक्त और पित्त समान धर्म वाले हैं, फिर भी पाक जो है वो रक्त का ही होता है, क्योंकि दोषों का पाक होता है, धातुओं का पाक होता है, और रक्त धातु है। उस व्रण स्थान में स्थित मांस, वसा आदि का पाक नहीं होता। भले ही वे गल या सड़ जाते हैं, लेकिन उनका पाक नहीं होता। पाक जो है वो रक्त का ही होता है। ठीक है। तो इस पद्धति से इसको जाने, और यहाँ समझने के लिए हमें रेफरेंस देखना चाहिए सुश्रुत सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में। ठीक है। आगे जो है पाके अतिवृत्ते, इस श्लोक में अतिपक्व व्रण के लक्षण बताए हैं। सबसे पहले पाक का अतिक्रमण होने पर, अर्थात भीतर से व्रण के पक जाने पर, ये लक्षण जो है हम बाहर से क्लिनिकली उसको हम जान सकते हैं। जैसे व्रण के भीतर खोखला होना, व्रण के ऊपर की त्वचा का पतला पड़ जाना, ये लक्षण जो है वो पूय दोष के बिल्कुल निकल जाने से, या पूय दोष जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, उसके ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है, त्वचा का वर्ण काला हो जाता है, उसके ऊपर से रोए गिरने या झड़ने लगते हैं। शीर्यमान तनुरुहा, यानी स्केलिंग धीरे धीरे वहां पे होने लगता है। ठीक है। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो वात आदि के लक्षण हमने देखे, वात दोष प्रधानता के लक्षण इससे पहले श्लोक में देखे हमने, और फिर आगे देखेंगे कफ प्रधान अवस्था के। ऐसी इस पद्धति से कफज शोथ जो है उसको रक्तपाक भी कहा जाता है। ये बार बार पूछा गया, ऐसा ऐसे क्यों है रक्तपाक। ठीक है। तो रक्तपाक एक ही जगह शब्द आया है, वो और कुछ नहीं है। तो अगर इसको ही आप देखोगे अतिपक्व गंभीर लक्षण के बाद ही कफजेषु शोकेशु, कफज शोथ या कफ प्रधान शोथ जिसे कहेंगे, वो जब अति गंभीर हो जाता है यानी अधिक काल तक रहता है, तो उसका ही आगे जाके रक्तपाक कहा है। जैसे इस श्लोक में हम समझने का प्रयास करेंगे, कफ प्रधान वर्ण शोथों में रक्त धातु का पाक गहराई में हो जाता है। कफ देखिए, कफ अगर है तो वो मोर डीप रहता है, गहराई यानी डीप, इसलिए व्रणपाक के लक्षण भी ऊपर से स्पष्ट नहीं दिखलाई देते, मोर डीप होने की वजह से। किंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद वह वर्ण स्पर्श करने से शीत
प्रतीत होता है, उसमें गर्मी नहीं महसूस होती। ये बहुत प्रधान लक्षण है, यानी हम इसको कोल्ड एब्सिस जैसा भी इसको हम कह सकते हैं। इस पद्धति से उसका स्वरूप होता है। त्वचा के ऊपर वर्ण जो है वो लालिमा वगैरह नहीं दिखाती, जो स्किन कलर होता है वही समान वर्णता दिखलाई देती है। पीड़ा जो है वो कम होती है मात्रा में वातज शोक या पित्तज शोक की तुलना में। स्पर्श में वह स्थान पत्थर की भांति कठोर लगता है, यानी उसमें सॉफ्टनेस बिल्कुल ही नहीं। इस स्थिति में जो बुद्धिमान चिकित्सक है उसने ये समझना चाहिए या कह देना है उसने रक्तपाकम इति ब्रूयात प्राज्ञो मुक्त संशयाः, यानी प्राज्ञ वैद्य जो है, बुद्धिमान चिकित्सक जो है, उसने विदाउट एनी डाउट ऐसे जान लेना चाहिए कि यहाँ पे रक्त का गंभीर पाक हो गया है, और यहाँ पे रक्तपाक इस स्थिति के लिए नामकरण किया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज रक्तपाक। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दोषानुसार या दोष प्रधानतानुसार भी लक्षण वर्णन किए जाते हैं, तो चिकित्सा के दृष्टि से वर्णन किए जाते हैं। आम अवस्था, पच्यमान अवस्था, पक्वावस्था, ये लक्षण भी आमावस्था में अगर दोष वर्णशोथ है तो उसको हम निस्संदेह उस स्थिति में हम उसको वहां पे अगर चिकित्सा करेंगे, लेप या उपनाह स्वेद देंगे या पोल्टिस मैंने जैसे बताया वो करेंगे और कुछ पाचक औषधियां देंगे, तो वो आगे की स्थिति में जाता ही नहीं, वही वह स्थिति जो है वो समाप्त हो जाती है और रुग्णाच्छा हो जाता है, व्यक्ति सामान्य हो जाता है। पच्यमान अवस्था जो है वो पच्यमान अवस्था ये मध्य अवस्था होने की वजह से एक तो वो प्रायर अवस्था में है तो उसको आमावस्था में ले जाएंगे और आमावस्था से उसको फिर नॉर्मल कर देंगे, या पच्यमान की द्वितीय या उत्तर अवस्था है तो फिर वो उसको इसी पद्धति से हम पोर्टिस लगाएंगे तो वो आगे पक जाएगा और तीसरी स्थिति में आएगा जिसे पक्वावस्था कहते हैं, और वो पक्वावस्था में आने के बाद उसको उस एब्सेस को या व्रणस्रोत को हमें ड्रेन करना पड़ता है, यानी वह अंदर जो पाक हुआ है उसको हमने निकालना होता है, फिर ड्रेसिंग वगैरह करना होता है। ठीक है, तो इस 3 अवस्थाओं के बाद फिर वाग्भटाचार्य जी ने हमें वातज शोक, पित्तज शोक और कफज शोक इस प्रकार से लक्षण बताए। अभी यहाँ पे इस स्लाइड में हमने प्रयत्न किया है आपको दिखाने का कि सुश्रुताचार्य जी इसके ऊपर क्या दृष्टि डालते हैं। तो इन वन स्लाइड आपको ध्यान में आ जाएगा कि वहां पे सुश्रुताचार्य जी शोफ का वर्णन जो है वो 6 प्रकार के करते हैं, वातिक, पैतिक, कफज, शोणित, सान्निपातिक और आगंतुज। ठीक है, तो उसके कलर भी उस दृष्टिकोण से बताया, जैसे वातिक जो है वो ब्लैकिश और रेडिश होता है, उसकी कंसिस्टेंसी जो रहती है वो इंडरेटेड या जिसे हम मऊ यानी सॉफ्ट मुलायम ऐसे उसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, हार्ड नहीं रहेगा वो बिल्कुल ही। और पेन वेदना जो है वो विशिष्ट पद्धति की रहती है, फ्लिटिंग या प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन। यही पैतिक अगर पित्तज शोफ है तो वो कलर जो है वहां के स्किन का येलो या रेड हो जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी अगर आप स्पर्श करोगे वहां पे तो वो सॉफ्ट और क्विक स्प्रेडिंग ऐसे दिखाई देता है, और वहां पे पेन जो रहेगा वो बर्निंग काइंड ऑफ पेन रहेगा। थर्ड जो है वो कफज शोक है, वहां से कलर जो है वो पेल या व्हाइट कलर रहेगा, कंसिस्टेंसी इंड्यूरेटेड जैसे सॉफ्ट ही रहेगी लेकिन ग्रीसी ऑयली थोड़ी सी रहेगी, कोल्ड टू टच रहेगा, और उसके जो सूजन है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत स्लोली वो सूजन बढ़ती जाती है। और वहां पे पेन जो रहेगा वो डल यानी बिल्कुल माइल्ड रहेगा, या वहां पे और उसके साथ कंडू ईचिंग भी दिखाई देगा। इसी पद्धति से शोणित यानी जहाँ रक्त का दूषितता अधिक है तो उस पद्धति का चौथा प्रकार बताया, सान्निपातिक में त्रिदोष विकृति है उस पद्धति से बताया, और आगंतुज में विशेषतः वो ट्रॉमेटिक यानी बाहर से आघात हुआ जो आघात होगा और वो उस हेतु से उत्पन्न शोथ को आगंतुज शोथ कहा गया है। अभी देखिए ये हो गई सब किस स्थिति में हमने शस्त्र कर्म की आवश्यकता होती है वो समझाने के लिए यहाँ पे कम से कम 9 श्लोकों तक वर्णन आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के हमारे 29वें अध्याय में। इसके बाद में अल्प सत्व बले वगैरह इस जो श्लोक है, अल्प सत्वे अबले
बाले पाकाद्वा अत्यर्थम उद्धृते। यहाँ से आगे जो है एक्चुअली शस्त्र कर्म की विधि यानी प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट सर्जिकल ऑपरेशन चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो आगे जाते हुए हम इसको समझाएंगे कि सबसे पहले किसमें हमने शस्त्र कर्म धारण, पाटन और लेप इस पद्धति से हुआ है। तो ऐसे स्थिति में व्रणशोथ मर्मस्थल में चाहिए, यानी दारण लेप का मतलब है कि ऐसा लेप जिस लेप के लगाने के बाद वह अपने आप व्रण जो है वो फूट जाता है, उसको ब्लेड या पाटन यानी कटिंग करने की आवश्यकता शार्प इंस्ट्रूमेंट से नहीं रहेगी इस पद्धति से। और ऐसी स्थिति नहीं है, यानी सत्व अच्छा है रुग्ण का, यानी मनोबल अच्छा है, बलवान है, तारुण्य अवस्था है या उस स्थिति की अवस्था है, पाक नहीं हुआ है शायद, और भी स्थितियां है जैसे मर्म स्थान पे नहीं है, तो ऐसे स्थितियों में पाटन कर्म किया जाएगा। पाटन शब्द का अर्थ है कटिंग, ठीक है। तो वहां पे आप ब्लेड या शस्त्र कर्म जो है वो साक्षात कर सकते हो। अभी ये जो दरण काइंड ऑफ लेप जो है, धारण पद्धति का लेप जो है वो विशेषता उसमें क्षार होते हैं और उस क्षार की उष्णता से वो व्रण जो है, व्रण शोभ जो है वो पक जाता है और अपने आप फूट जाता है। फिर उसको अच्छे से ड्रेन करके हमने ड्रेसिंग करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। आगे आम व्रण शोभ में छेदन की अवस्था बताइए। यानी आमावस्था में कभी भी छेदन या कट एब्सेस को या व्रणशोथ को आपने नहीं लेना है। अगर वो लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और उसके कॉम्प्लिकेशंस या व्यापक भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये स्थिति समझाने के लिए आगे 11वां और 12वां श्लोक आता है। इस स्थिति में शस्त्र कर्म या छेदन का निषेध बताया है, यानी नहीं करना है इस स्थिति में। आम व्रणशोथ का शस्त्र द्वारा अगर पाटन यानी उसको छेद दिया, कट कर दिया, तो ऐसे स्थिति में सीरा, स्नायु इनमें विकृति आ जाती है वहां के, क्योंकि हमें ठीक से उसको ड्रेन नहीं कर सकते। इस स्थिति में अधिकाधिक रक्तस्राव होने लगता है, अनेक प्रकार की पीड़ाएं यानी वेदना होती है, उस स्थान पर विशेषतः त्वचा फट जाती है और उस जख्म के कारण अगर वहां की त्वचा जो है उसमें दरण हो जाता है या फट जाती है, यहाँ पे बताया है रुजो अतिवृद्धि, ठीक है, यानी वेदना अधिक बढ़ जाती है, दरण यानी फट जाती है वहां का त्वचा जो है, और विसर्पो वा क्षतोद्भवा, यानी वहां जो हम जख्म वैद्यकृत वहां पे जख्म हो जाती है, अगर वो ठीक से उसको हील नहीं किया गया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस और भयंकर हो सकते हैं, जैसे वहां पे विसर्प यानी हर्पिस व्याधि हो जाएगा या फिर एब्सेस है वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। सुश्रुत ने यहाँ पे विसर्प शब्द का प्रयोग नहीं किया है,
सुश्रुताचार्य जी कहते हैं विसर्प, जो यहाँ पे आप चित्र देखोगे, ये विसर्प की स्थिति जानने के लिए आपको बताया है, जिसे मराठी में नागिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुश्रुत ने विसर्प शब्द की जगह विद्रधि शब्द का प्रयोग किया है, और विद्रधि का मतलब है समझने के लिए हमें एब्सिस। ठीक है, तो ये एब्सिस में टर्न हो जाता है। वर्णशोथ की गंभीर और अवस्था जो है वो विद्रधि अवस्था है। ठीक है, इसीलिए आम वर्ण शोध में कभी भी कटिंग यानी उसको छेद नहीं लेना है। तो आम वर्ण शोध जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए निषिद्ध है, उसको पक्व करना है और पक्व करने के बाद ही उसको छेदन करना है। ठीक है, तो अनिश्चितकारी जो वैद्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। जो व्रण चिकित्सक अपने अज्ञान के कारण आम व्रण शोथ को काटता है, ये नीचे वाले श्लोक 13वां श्लोक देखिए आप, तो उस आम व्रण शोथ को जो काटता है यानी चीर देता है यानी उसको ड्रेन करने का प्रयास करता है, जो बाहर या भीतर पके व्रणशोथ का दरन अथवा पाटन नहीं करता, ये दोनों ही चिकित्सक जो है वो रोगी के मृत्यु को कारण हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए उसको स्वपच या चांडाल की तरह वो होते हैं, ऐसे उपमा दी है। स्वपच, स्व यानी कुत्ता या डॉग, या पच यानी उसको पकाकर खाने वाला। तो पहले चांडाल जो थे यानी जो यानी स्मशान भूमि में काम करते थे, एक स्थिति थी वहां की उस वक्त के समाज की, और वो उनको आहार की कमी होने के कारण या वो इतने क्रूर होते थे कि वो कुत्ता भी जो है उसको पका के खा जाते थे। तो ऐसे चांडाल के समान ऐसे वैद्यों की यहाँ पे उनकी चांडाल की उपमा दी गई है। तो हम तो चांडाल नहीं बनना चाहते, और इसलिए हमने ये ध्यान में रखना है कि व्रण चिकित्सा करते वक्त हमने आम व्रण शोथ को कभी भी उसका पाटन या छेदन नहीं करना है। तो आगे के श्लोकों में प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर या पूर्व कर्म के बारे में पहले वर्णन आया है, उसको देखेंगे। प्राक शस्त्र कर्मणाः चेष्टम। तो इस श्लोक में शस्त्र कर्म करने के पहले रोगी के इच्छानुसार, ओके, लेकिन वो जो रुग्ण के लिए हितकारक है ऐसे ही उसको आहार्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए, सेवन करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी स्थिति देखिए। मद्यपान करने वाले जो रुग्ण रहते हैं उनको तीक्ष्ण यानी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अल्कोहल देना चाहिए, और जो शस्त्र कर्म की वेदना वो सहन कर सके इसलिए देना चाहिए। एज ए एनेस्थीसिया यहाँ पे मद्यपान बताया है। ठीक है, क्योंकि मद्यपान करेगा वो व्यक्ति तो उसको वेदना जो नेक्स्ट हम प्रोसीजर से होने वाली है उसको सहन कर पाएगा। भोजन करा देने पर रोगी मूर्छित नहीं हो पाता, और मद्य के नशे से उन्मत्त होने के कारण वह जो शस्त्र कर्म किया है उसको उसकी तेज धार जो है उसका ज्ञान नहीं होता है, यानी उसको एनेस्थीसिया जैसे स्थिति आ जाती है। अन्यत्र यहाँ पे स्थिति बताई है, अगर मूढ़ गर्भ, अश्मरी, मुख रोग, उदर रोग, यहाँ के रोग अगर है तो उस व्यक्ति को आहार खिलाकर एवं मद्यपान कराकर शस्त्र कर्म नहीं करना है। यानी ऐसे स्थिति में यानी मूढ़ गर्भ इंट्रायूटेराइन डेथ अगर हुई है फीटस की, अश्मरी यानी मूत्राश्मरी यूरिनरी कैल्कुलाई, मुख संबंधित रोग और उदर संबंधित पेट संबंधित अगर विकार है, तो इन स्थितियों में व्यक्ति को आहार देना, उसको मद्यपान कराना ये निषिद्ध है, वो नहीं कराना चाहिए। अभी आधुनिक शास्त्र में या आजकल जो संज्ञाहरण एनेस्थीसिया यूज किया जाता है तो वह बहुत ही सुलभ उपाय है, वह भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो ऐसी स्थितियों में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आयुर्वेद में ऐसी कुछ जड़ी बूटी नहीं है जिसको खाने से वो व्यक्ति बेहोश हो जाए, उसका एनेस्थीसिया जैसा परिणाम आ जाए। तो शल्य शास्त्र का आप जब वर्णन देखोगे, उस विषय को आप सीखोगे डीपली, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि
शल्य तंत्र या शल्य जो अंग है आयुर्वेद का, शल्य और शाला के, इसका ह्रास का एक प्रधान कारण है कि उसमें से संज्ञाहरण, आयुर्वेद में जो उसका ज्ञान था वो लुप्त हो गया या नष्ट हो गया। इसकी वजह से वो संज्ञाहरण के लिए हमें आधुनिक साधनों का ही उपयोग करना पड़ता है। आगे प्रधान कर्म हो जाता है 16वें और 17वें श्लोक में। यहाँ पे शस्त्र प्रयोग साक्षात ऑपरेशन प्रोसीजर बताया है। शस्त्र प्रयोग करने के पूर्व कर्मों को करने के लिए आपने पूर्व कर्म को पूरा करना है, और फिर शस्त्र कर्म के उपयोग में आने वाले जो उपकरण है उनको एकत्रित कराना है। ठीक है, और फिर वो आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो आस्तिक दर्शन होने की वजह से शल्य की ओर मुख करके बैठाए और उसके अंगों को बांधकर चिकित्सक को अपने सामने, उसके सामने अथवा उचित स्थान में खड़ा होकर मर्म इत्यादि स्थानों को बचाकर अत्यंत तीक्ष्ण अनुलोम विधि से एक बार ही उतना पाटन कर्म करे जिससे अंदर जो पूय या मवाद है वो निकल जाए, और फिर शीघ्र शस्त्र को निकाल दे वहां से। यानी यहाँ पे आप चित्र देखोगे, अपन उस पद्धति से उसको ड्रेन करना है जैसे अभी समझा है। ठीक है, तो इसके लिए विषय को समझने के लिए यहाँ पे हम एक सिंपल वीडियो देखेंगे। आगे हमने ये भी देखना है, तो उससे भी पहले मैं आपको उपनाह बता दूं। अगर आम अवस्था है शोफ की, तो आम अवस्था को कम करने के लिए, ठीक है, तो आम अवस्था को कम करने के लिए विशेषतः हमने ये इसकी आवश्यकता होती है, किसकी? उपनाह की। यानी आम अवस्था में अगर आपको शो उसको पचाना है, सबसाइड शोध को, तो इसकी बहुत ही उपयुक्तता है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। पच्यमान अवस्था में भी अगर उसको अच्छे से हम ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी हमने इसको जानना है विशेषतः। एक मिनट, ऐसे स्थिति में भी हमने उसको जानना है कि वो पक जाए पूरे तरीके से। यानी आम अवस्था और पच्यमान अवस्था, ऐसे दोनों ही स्थितियों में हमें यह बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है। ठीक है, कौन सा? जिसे मराठीमध्ये पोटीस बांधणे असं म्हणतात। ये फॉरेन कंट्रीज में भी ये उपचार किया जाता है, जिसे पोल्टिस कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ द्रव्य जो है वो भिन्न भिन्न रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक पहली विधि हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तेल, पानी, घी और कुछ औषधियां। तो एक बाउल में उसको ले, तेल स्निग्ध पदार्थ जो है अच्छे से मिलाया, फिर आगे ये एरंड है, एरंड के पत्र लिए हैं वहां से लेप लगाने के लिए। देखिए जहाँ पे व्रणशोथ है वहां पे वो लगाया, फिर ऊपर से एरंड का पत्ता लगाया, और फिर वहां पे थोड़ी 2-4 घंटे के लिए उसको बांध दिया अच्छे से। ये सिंपल उपनाह इसे कहा जाता है। तो बहुत ही आसान पद्धति से ये किया जाता है। घर में बने पदार्थों से भी उसको बना सकते हैं अगर आपके पास हर्ब्स अवेलेबल नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गेहूं। ठीक है, यानी गेहूं की पिस्ती है, फिर हल्दी है, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दे, सरसप डाल दे, और फिर उसको इकट्ठा पकाए, और फिर ऐसे ही वहां पे लेप लगाए। तो हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर से इस उपचार को किया है और वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। देखिए ये जो है विशेषतः थाई रीजन पे एब्सेस बना हुआ है, उसकी स्थिति पहले जानने का प्रयास किया है। ये लिया है डॉक्टर गजेंद्र सिंह के यूट्यूब से हमने, और वो एब्सेस कितना डीप है उसकी डेप्थ जानने का प्रयास
ये पहले किया है, उसकी स्थिति जान लिए, इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ तक है, लेकिन उसको हमारे पोर्टिस पद्धति से अच्छा ये कर दिया है, तो वो नॉर्मल टिश्यू को कभी भी जो है वो हानि नहीं पहुंचाता है। ये आधुनिक पद्धति का मैंने जैसे बताया आपको, लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। तो सभी ओर से उसको व्यक्ति को उस जगह पे एनेस्थीसिया दिया, और फिर देखिए ये ब्लेड से कौन सा हम यंत्र कहेंगे, 25वें अध्याय में इसका उपयोग आया है, 26वें अध्याय में उल्लेख है। देखिए वो ड्रेन होने लगा, उसमें से पू या दूषित रक्त बाहर निकलने लगा है। वृद्धि पत्र, ठीक है, इस ब्लेड को क्या कहेंगे, वृद्धि पत्र। अब देखिए एशनी डालने के लिए कहा है, आगे हम इसको देखने वाले हैं, इसी एक ही हमें वीडियो में बहुत सारी चीजें पता चलेगी। एशनी ऐसे वहां पे उल्लेख देखिए, और फिर एक बार उसको ट्रेन करने का प्रयास किया, उसका थोड़ा मुंह जो है वो बड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, मॉस्किटो फोर्सेप, संदंश यंत्र, उसको थोड़ा सा विस्तृत किया। देखिए फिर एक बार वृद्धि पत्र से छेद लिया जा रहा है और लंबा थोड़ा उसको, ताकि उसको एक बार ही अच्छे से अगर ड्रेन करना है तो उसको मार्ग, उस मवाद को बाहर निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। तो आवश्यकता अनुसार उसका छेद बढ़ाया गया है। अब देखिए ये जो चीज आप कर रहे हैं सर्जन, उंगली से उसको इधर उधर निकाल रहे। अगर कोई शस्त्र या सिंपल रॉड भी आपने डाला तो प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मल टिश्यू को इंजुरी हो सकती है। इसका उल्लेख वाग्भटाचार्य जी ने किया है कि वो एब्सेस ड्रेन करते वक्त आप उंगली का प्रयोग करें, और उंगली अंदर से डाल के आप उसका स्पर्श जो है वो हर जगह आपको स्पर्श पता चलेगा, अगर ग्लव्स है तो भी, और फिर वो मवाद जो है वो पूरा निकालना चाहिए। इधर उधर पस पॉकेट्स अगर है तो वो अच्छे से साफ करने चाहिए। इसका उल्लेख हमें यहाँ अध्याय का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये सभी बातें बताई। देखिए पूरी तरीके से उसको क्लीन किया जाए। अभी देखिए उसका जो ऊंचापन था वो बिल्कुल कम हो गया है। उसको फिर मॉप करने के लिए अंदर से थोड़ा भी अगर उसको एबनॉर्मल टिश्यू रह जाएगा, मवाद रह जाएगा, तो फिर से और वहां पे इन्फेक्शन बढ़ा सकता है। देखिए अभी ये पूरा सर्जिकल प्रोसीजर है जो आज के अध्याय में हम समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वजह से हमें अच्छे से आज पता हो रहा है। देखिए पूरा उन्होंने अंदर वो डाल दिया और फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमा रहे हैं और उसको बाहर निकालना। देखिए वो नॉर्मल ब्लड टिश्यू बहने लगता है थोड़ी देर बाद। तो ऐसे स्थिति में फिर हमने वो अच्छे से क्लीन करके सभी जगह से, फिर वहां पे अगर आवश्यकता लगे और बड़ा वो छेद है तो वहां पे ड्रेन पाइप भी डाला जाता है, तो उसका भी उल्लेख आगे है, हम देखने वाले हैं उसको। देखिए ये जो है वो डिसइंफेक्टेंट डाला हुआ जो बैंडेज था वो सभी जगह लगा दिया और फिर इसको निकाला। तो यहाँ पे हम रोकते हैं। और फिर हमारी पद्धति से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, तो ये प्रधान कर्म जो है वो अभी आपने देखा, उसी पद्धति से यहाँ पे सब मार्गदर्शन हुआ है। अष्टांग हृदयकार उसके बारे में हमें समझाते हैं, शस्त्र प्रयोग विधि किस पद्धति से करना है। ठीक है, आगे श्लोक आता है पाके तू समूह त्यपी, यानी क्या करना है आपने, अगर पाक हो जाता है, विस्तृत आकार वाला व्रणशोथ है, वहां पे 2 अंगुल लंबा चीरा लगाना चाहिए।
जैसे अभी वीडियो में हमने देखा कि वो पहले छोटा लिया था तो उसका वो ड्रेन नहीं हो पाया अच्छे से, तो इसलिए बड़ा चीरा लिया। यदि आवश्यकता हो तो 2 या 3 अंगुली की दूरी पर और दूसरा चीरा लगाए यानी छेद लगाए, और पूय को निकालने के बाद एशनी यंत्र से, जो पहले देखा ना आपने ईयरबड जैसा था, हाँ, तो एशनी यंत्र से, अंगुली से, कमल नाल से, ठीक है, इस पद्धति से आप उसको जो है वो अच्छे से निकालना चाहिए। वो पूय को पूरा बाहर निकालना चाहिए। जहां जहां पूय है उसको अच्छे तरीके से निकालना चाहिए, या जहां उत्संग यानी उभार दिखलाई देता है वहां वहां चीरा लगाना चाहिए। यानी कभी कभी क्या होता है, पस पॉकेट्स जो है वो बिखरे हुए होते हैं और वो अंदर से उसको रूट नहीं होते, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए उसको सेपरेटली आपको चीरा लगाने पड़ेंगे या आपको छेद देने पड़ेंगे, पाटन करना पड़ेगा। ठीक है, चीरा लंबा तथा चौड़े मुख वाला होना चाहिए और ये सभी चीरे जो है वो सुविभक्त हो, यानी आपने जो छेद लगाने हैं वो छेद एक दूसरे के समीप नहीं होने चाहिए। हाँ, तो उस जगह पे सेपरेटली होने की वजह से उसमें हीलिंग भी बाद में जो है वो जख्म अच्छे से हील हो जाते हैं, उसका रोहन या रोपन जो है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, जिसके कारण वो जो है हीलिंग अच्छे से होगा और पूय बिल्कुल भी उसमें थोड़ा भी शेष रहने की स्थिति नहीं आती है। ठीक है, आगे ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमने दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ और दृष्ट कर्मा शिचिर्भिषक इस पद्धति से चतुष्पाद में फिजिशियन या चिकित्सक के लक्षण देखे हैं हमने। ठीक है, लेकिन हमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 29वें अध्याय में शस्त्र वैद्य के गुण दिखाई देते हैं या वर्णित किया है। यानी जो सर्जन है या शल्य चिकित्सक है वह कैसे होना चाहिए, उसके गुण यहाँ पे वर्णन है। शौर्यम आशु क्रिया इत्यादि श्लोक में शौर्य युक्त होना चाहिए, यानी वो शस्त्र प्रयोग करने में निर्भय होना चाहिए। आशु क्रिया ये दूसरा गुण है, यानी लघु हस्तता अर्थात शीघ्र शस्त्र प्रयोग करने का अभ्यस्त होना चाहिए। ठीक है, यानी वो उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल क्विक और शार्प होनी चाहिए। तीसरा बताया है शस्त्र का तेज धार वाला होना भी आवश्यक है, यानी उसके शस्त्र जो है वो शार्प अच्छे से पायन किए हुए, उसको अच्छी धार लगाई है ऐसे होने चाहिए। पसीना और कंपन उस सर्जन में या शल्य चिकित्सक में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात असमोहश्च, तो असमोह से दो अर्थ निकाले जाते हैं कि वो क्या करना है या क्या नहीं करना है, ऐसी उसकी सम्मोहित अवस्था। ठीक है, यानी वो अपने डायग्नोसिस में परफेक्ट होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वह व्यक्ति। और दूसरा अर्थ सिंपल लैंग्वेज में लेंगे, ये खुद जो है वो स्थिति में सम्मोहित ना हो जाए या अपना कॉन्शियसनेस खो ना बैठे या बेशुद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो इस पद्धति से वो शस्त्र वैद्य के जो है वो गुण हमें यहाँ 29वें अध्याय में दिखाई देते हैं। आगे बताया है तिर्यक छेद, यानी जो पाटन कर्म है, छेद लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है शल्य कर्म या शस्त्र कर्म विधि में। तो तिर्यक छेदन के लिए योग्य जो स्थान है वो इस श्लोक में बताए हैं। ललाट यानी फोरहेड या फ्रंटल एरिया, भुए, मसूड़े, जत्रु अस्थि यानी कॉलर बोन या जिसे क्लैविकल भी कहा जाता है, कुक्षी यानी उदर का भाग, कक्षा यानी अपना एक्सिला, अक्षिकूट, ठीक है, होठ, गाल, ठीक है, गला, ग्रॉइन रीजन या वंशन, ऐसे स्थान पे तिर्यक छेद लगाना चाहिए। और तिर्यक छेद जो है हॉरिजॉन्टल यानी थोड़ा सा कर्व्ड, तिर्यक छेद कहाँ नहीं लगाना चाहिए वह भी बताते हैं। उक्त स्थानों के अतिरिक्त अवयवों में तिरछा छेद नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे सिराएं, अंदर की सिराएं या स्नायु जो है वो मसल्स, स्नायु यानी टेंडन, और सिरा यानी खास करके वेन्स, क्योंकि वेन्स सुपरफिशियल रहती है, वो कट सकती है। उसके बाद में बताया है यह जो श्लोक है विशेषता शस्त्रे अवचारिते वाग्भी, यहाँ से
विशेषतः पश्चात कर्म बताया गया है। तो पश्चात कर्म में कहा गया है शस्त्र प्रयोग करने के बाद तत्काल उस व्यक्ति को मधुर वाणी या उसके मुख पर शीतल जल की छींटे देकर उस रोगी को आश्वासन देना चाहिए कि प्रोसीजर के वक्त जो है वो लोकल एनेस्थेसिया होते वक्त उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो सर्जन रहते हैं, वैद्य रहते हैं, वो शल्यविद रुग्ण के साथ बात करते हुए उसको पता भी न चले इस प्रकार से ऑपरेटिव प्रोसीजर जो है वो कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसके रुग्ण और वैद्य जो है, सर्जन जो है, उसके बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए, और ताकि गंभीरता जो है वो रुग्ण भूल के उसकी चिकित्सा अच्छे से हो जाए। उस व्रण स्थान को चारों ओर से अंगुली से दबाकर कोई भली भांति निकल जाए ये कंफर्म करना है, और तदनंतर त्रिफला इत्यादि काढ़े से उस व्रण वस्तु को यानी उस वुंड को जो है वो धोना है, और साफ वस्त्र तथा रुई से वो गर्म पानी में उसको पोंछ कर लगाना है। गुग्गुल, अगरू, सरसों, हींग, राल, नमक, वचा, नीम, ठीक है। तो इन सब वनस्पतियों को कूटकर बनाई गई धूप को घी में मिलाकर उस व्रण को धूप लगाना चाहिए। देखिए, डिसइंफेक्टेंट जो बताया है वो इस पद्धति से, इस वनस्पतियों से, हर्ब से बनाया हुआ होना चाहिए, और वो धूम जो है, धूपण जो है वो करना चाहिए ताकि वहां पे और इन्फेक्शन दोबारा ना हो। इसके बाद व्रण दोष शामक औषधों से, जैसे तिलकल्क, शहद, घी, इनको मिलाकर रुई की बत्ती जो है वो उस द्रव्य में भिगो के वहां पे रख देनी चाहिए, और मलहम जैसा ऊपर से ढक देना चाहिए। तो ये आयुर्वेद के हम ड्रेसिंग जो मलहम है इस पद्धति के द्रव्य वहां पे बताए हैं। और फिर मोटी कवलिका यानी गद्दी जो है वो रखकर सावधानी से वहां पे पट्टी बांध देना चाहिए। इस प्रकार से हमें उसके पश्चात कर्म कैसे करते हैं वो हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे जो है वो बैंडेज किस पद्धति से बांधा जाता है उसके डिटेल्स हैं। बैंडेज बांधने से पहले हम कुछ उसके अगर ट्यूब देखेंगे तो हमें वो आसानी से पता चल जाएंगे, तो इसलिए हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो बैंडेज जगह की दृष्टि से भिन्न भिन्न जगह पे बांधे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आयुर्वेद पद्धति से हम बैंडेज देखें। देखिए ये व्रण ही है, वहां पे मरहम लगा दिया। आपको समझ में आ रहे हैं ठीक से? देखिए फिर से एक बार, बंधन या बैंडेज जिसे हम कहते हैं, वहां पे मलहम लगा दिया। वो जात्यादि घृत या जात्यादि तेल भी आप लगा सकते हो जिससे हीलिंग अच्छा होता है। और ये 8 टाइप बैंडेज या जिसे स्वस्तिक बंधन भी कहा जाता है, हम उसके प्रकार देखने वाले हैं। वो यहाँ पे उपस्थाता जो है लगा रहा है, देखिए, ठीक है। ओके, तो इसको यही खत्म करते हैं। तो और आगे जाते हुए बैंडेज के भिन्न जो प्रकार है उसके ऊपर सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस बैंडेज की या बंधन की दी जाती है, वो कैसे होना चाहिए। शुचि सूक्ष्म दृढ़ पट्टा कवल्या सभी केशिका, यानी जो व्रणबंधन के पट्ट यानी पट्टियां रहती है या कवलिकाएं या गद्दियां जो करते हैं, तो ये केशिकाएं यानी औषध लिप्त बत्तियां जो व्रण में रखी जाती है वो शुचि यानी साफ सुथरी होनी चाहिए।
सूक्ष्म यानी पतले वस्त्र से निर्मित होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ यानी वो फट नहीं जाए वैसी होनी चाहिए। ठीक है, और उनको प्रिपरेशन के लिए जैसे आज फ्यूमिगेशन किया जाता है ड्रेसिंग बैंडेज का, तो उस वक्त की विधि बताइए। उसको धूप दे देनी चाहिए, यानी धूपन जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और धूपन के लिए गुगुलू, अगरू, सरसप यानी मोहरी, हींग, नमक, राग इन द्रव्यों का उपयोग कर किया जाना चाहिए। और फिर सीलन से बचाने के लिए उसको धूप में भी रखना चाहिए, यानी वो अच्छी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। ये जो पट्टियां हैं वो मुलायम तथा स्पर्श में चिकनी इस पद्धति की होनी चाहिए, और व्रण के बांधने में ऐसी पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। यह हमें 29वें श्लोक में पता चलता है। उसके बाद कुर्वित अनंतरम तस्य रक्षाम, यहाँ पे व्रण रक्षा का विधान किया गया है। व्रण के ऊपर उचित प्रकार की पट्टी बांधने के बाद राक्षसों आदि की निवृत्ति के लिए, अभी राक्षस ये जो शब्द आया है यहाँ पे वो जर्म्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए आया है, यानी जिससे इन्फेक्शन हो जाए उससे रक्षा कर्म के लिए यहाँ पे बलिम च उपहरेत तेभ्याः, तो यहाँ पे दे शुड बी ऑफर्ड ऑब्लेशंस, यानी उनको लिए बलि देना चाहिए इस पद्धति से। अभी रक्षा विधान की जो विधि है वो सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में विस्तार से बताई है। अभी इस रक्षा कर्म के लिए यहाँ पे उल्लेख है वो बलि का, उसको अन्यथा हमने उसका अर्थ लेना चाहिए, जैसे रक्षा कर्म के लिए धूपन इत्यादि द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, जिससे बाह्य कृमि जो है या जर्म्स जो है उसके इन्फेक्शन ना हो। और ये स्टरलाइजेशन या असेप्टिक प्रिकॉशंस की तौर से इसको जानना चाहिए। हाँ? बलि को शब्दशः बलि विधि इस पद्धति से नहीं लेना चाहिए। आगे बताया है औषध धारण का निर्देश यहाँ पे बताया, तो विशेषतः निम्नलिखित औषधियों को शिरोधार्य करना चाहिए, यानी ऐसे जो विशेषतः वनस्पतियां हैं जैसे लक्ष्मी, गुहा, अति गुहा, ये इनका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो लक्ष्मी माने पद्मचारिणी, गुहा यानी प्रश्निपर्णी, अति गुहा यानी शालपर्णी, जटिला यानी मांसी, ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मयष्टिका, वचा यानी एकोरस कैलामस जिसे हम मराठी में वेखंड भी कहते हैं, छत्रा यानी शतपुष्पा, अति छत्रा यानी विषाणिका, दूब यानी दुर्वा और सर्षप। इन वनस्पतियां जो है ये वनस्पतियां बहुत ही उपयुक्त है विशेषतः व्रण की रक्षा के लिए। तो आगे और बताया है विशेषतः तदनंतर उस रोगी को, व्रण रोगी को स्नेह विधि नामक अध्याय में जो निर्दिष्ट आहार विहार है उसका उपयोग करना चाहिए, और दिन में सोने का निषेध यहाँ पे किया गया है। विशेषतः दिवा स्वापो व्रणे कंडु राग रुक्षोप पूयकृत, यानी अगर लोग व्यक्ति दिन में सो जाता है वह ऑपरेशन के बाद, तो दिन में सोने से व्रण में खुजली, लालिमा, पीड़ा यानी वेदना, सूजन और पूय हो जाता है। और भी अन्य कुछ निषिद्ध कर्म बताए हैं जैसे मैथुन इत्यादि। तो सहवास करने योग्य स्त्रियों का स्मरण, यानी न केवल साक्षात संयोग परंतु स्मरण भी यहाँ पे निषिद्ध बताया है। स्पर्श, दर्शन, ठीक है, चुंबन इत्यादि क्रिया जो है जिससे परिश्रम हो जाते हैं और व्रण स्थान में सूजन हो जाती है, शोथ उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार से वहां पे और कॉम्प्लिकेशंस या व्यापद हो सकते हैं, इसके लिए इन चीजों को निषिद्ध कहा है। आगे विशेषतः आहार के बारे में व्रण रोगी के यहाँ पे मार्गदर्शन आता है। तो व्रण रोगी विशेषतः इस स्थिति में काल और अपने प्रकृति के अनुरूप उसने भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो इन जनरल यहाँ पे गाइडलाइन है, जैसे जौ, गेहूं की रोटी, साठी चावलों का भात, मसूर, मूंग, अरहर, जीवंती, सुनिशनक, कच्ची मूली, बैंगन, बथुआ, करेला, परवल, कुटकी, सेंधा नमक, दाड़िम, आंवला, घी, ठीक है, इनको तपाकर शीतल किया गया हुआ जल, पुरानी शाली चावलों का गर्म भात,
इस प्रकार से ये आहार बताया है, मात्रा में थोड़ा लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जो जल पीना है वो भी ल्यूकवार्म, गुनगुना जल पीना चाहिए। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति वो प्रेफर करना चाहता है तो जंगल देश के प्राणियों के मांस तथा मांसरस का सेवन कर सकता है, ठीक है। और इस प्रकार के आहार से व्रण जो है वो शीघ्र ही भर जाता है। तो ये विशिष्ट आहार भी जो बताया है। अब देखिए, ये जो अशितम मात्रया काले पथ्यम, ये जो है वो सर्व प्रकार से सर्वत्र उपयुक्त ऐसे आहार विधान बताया है। समय पर यानी भोजन काल प्रस्तुत होने के बाद मात्रा के अनुसार खाया हुआ हितकर आहार सुखपूर्वक पच जाता है। यदि भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं जाता है तो अजीर्ण हो सकता है या हो जाता है, तो वात आदि दोषों का उस वक्त बलवान भवे, यानी वो वात आदि दोष जो है वो महान प्रकोपित हो जाता है, यानी अत्यंत मात्रा में प्रकोपित हो जाता है। और उसके कारण व्रणशोथ में या उस व्रण स्थान पे, अभी उसका व्रणशोथ स्वरूप नष्ट हो गया है, वो व्रण स्थान हो जाता है, उसको शोथ, पीड़ा, पाक, दाह, अनाह ऐसे विकार वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आगे त्याज्य आहार या व्हाट शुड बी अवॉइडेड उसकी डिटेल लिस्ट यहाँ पे दी है। फूड टू बी अवॉइडेड, नवम धान्यम तिलान माशान, इसके आगे से श्लोक में वो बताया है। नया धान्य तिल, उड़द, मध्य, अनुपदेशियों पशु पक्षियों का, प्राणियों के मांस, दूध से बने हुए पदार्थ, इक्षु से बने हुए यानी उस शुगर केन से बने हुए पदार्थ, आम, इमली, खट्टे पदार्थ, नमक, त्रिकटु, सुंठ, मिरे, पिपड़ी, इनका त्याग करना चाहिए। और इसके सिवा विष्टम्भ कारक, विदाह कारक, जो देरी से पचते हैं ऐसे पदार्थ और शीतल पदार्थों का त्याग करना चाहिए। नवधान्य वर्ग जो है वो व्रण रोगियों में सभी दोष प्रकोपित करता है। जो तीक्ष्ण मध्य मध्य जो है वो तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, अम्ल युक्त होने की वजह से वह व्रण स्थान पे पाक इत्यादि उत्पन्न कर व्रण को विकृत कर सकता है। इसलिए कार्य कारण मीमांसा के साथ कौन सा फूड या आहार्य पदार्थ निषिद्ध है, पेय पान निषिद्ध है, वो बताया है। अभी किस स्थिति में वो जो वुंड है या व्रण स्थान है, व्रण जो है वो शीघ्र भर जाता है, उसके लिए उपदेश बताया है आगे। तो विशेषतः मक्खियां इत्यादि उस व्रण पर न बैठे, ठीक है, इसलिए बालों से बनाए हुए चवर या पंखे से व्रण के ऊपर हवा करते रहे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में वहां पे कोई भी कृमि कीटक जो है वो नहीं आना चाहिए, इस पद्धति से उसको ले। व्रण के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न दे, न उसे सुई आदि इन वस्तुओं से खोदे, न खुजलाए, ठीक है। उठते बैठते उसकी रक्षा करे। और बताया है प्रियजनों, महापुरुष, ब्राह्मण, इन व्यक्तियों से मनोनुकूल कथाएं सुने। तो इससे क्या हो जाएगा, वो व्रण स्थान से ध्यान हट जाएगा और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लाभ भी होगा। इससे रोग अगर ठीक हो जाए ना, रोग ठीक हो जाएगा, इस विषय में आशा रखे, निराश न हो गई, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड इज आल्सो इसेंशियल। ऐसे व्यक्ति का व्रण जो है वो शीघ्र भर जाता है। क्षिप्रम व्रणम अपोहति, तो किस व्यक्ति का व्रण जो है वो शीघ्र भर जाता है, रोपण हो जाता है, ये भी आपको एसएक्यू में नोट्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे आगे जो कुछ विधियां पुनः प्रक्षालन आदि कर्म, यानी बाद में ड्रेसिंग फिर रिपीट कब करना है उसकी विधि बताई है। तीसरे दिन व्रण प्रक्षालन इत्यादि कर्म पहले पहले की भांति करें, यानी जैसे ड्रेसिंग के वक्त वो शस्त्र कर्म के बाद बताया त्रिफलाक्वाथ से धोवे उसको, अच्छे से उसको क्लीन करें, ये सब चीजें फिर करनी चाहिए। और दूसरे ही दिन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि व्रण स्थान कमजोर रहता है, इसलिए उसको तीसरे दिन करना है। अतः उसमें कष्ट हो सकता है, इसलिए तीसरे दिन करना आवश्यक है। इस प्रकार जल्दी जल्दी प्रक्षालन इत्यादि कर्म से व्रण रोपण देर में हो सकेगा, यानी उसको हील होने के लिए थोड़ा अंतराल देना चाहिए, इसलिए तीसरे दिन
उसका फिर से ड्रेसिंग करना है, न कि बिल्कुल नेक्स्ट डे। वास्तव में वाग्भटाचार्य जो है वो सुश्रुत जो बताते हैं सुश्रुताचार्य जी, गद्यमय पद्धति में यही बात बताई है, उसको ही वैसे के वैसे वाग्भटाचार्य जी ने यहाँ पे पद्यानुवाद किया है उसका। ठीक है, अभी आगे विकेशिका का वर्णन आता है। विकेशिका जो है वो वर्ण के भीतर अत्यंत स्निग्ध, यानी जिसे हम क्या कहेंगे आज की भाषा में, उसमें वो व्रण भरने के लिए, अगर बड़ा व्रण है तो उसमें कॉटन बैंडेज की जो है वो औषधियों में भिगोई हुई पट्टी या बत्ती वहां पे रखी जाती है, उसके लिए विकेशिका कहा है। और विकेशिका भी नोट्स में पूछी जाती है एसक्यू में। वर्ण के भीतर अत्यंत स्निग्ध, अत्यंत रूखी, अत्यंत ढीली ना हो, अधिक कठोर ना हो, इस पद्धति से विकेशिका को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और कल्क वनस्पतियों को भी वहां पे ना रखे, यानी वो जो है वो मीडियम यानी मध्यम स्निग्ध इस पद्धति के होनी चाहिए, और थोड़ी सी मध्यम कठिन। आगे अगर आपने इस पद्धति अत्यंत रूखी, अत्यंत ढीली, अत्यंत कठोर ऐसी विकेशिका उपयोग की तो अति स्नेह से व्रण में गीलापन की वृद्धि होती है। वृक्ष अगर आपने विकेशिका यूज की तो मांस उससे कटने लगता है, यानी वहां पे व्रण रोहन होने की वजह से, होने के बजाय वहां पे व्रण बढ़ता है, वेदना बढ़ती है, वहां पे व्रण भूमि फटती है, यानी स्किन वहां की फटती है, रक्त बहने लगता है। इसलिए ढीली, कठोर, अनुचित ढंग से विकेशिका नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी वर्णन जो है वो सुश्रुत संहिता के बिल्कुल समान है। ठीक है, आगे विकेशिका का उपयोग कैसे अच्छे तरीके से होता है वो 47 नंबर इस श्लोक में बताया। विकेशिका का सदुपयोग यहाँ पे हम देखेंगे। अभी दोष रहित विकेशिका यानी बत्ती जो है वो व्रण के भीतर रखने से उसका सड़ा हुआ मांस बत्ती के साथ बाहर निकल जाता है, व्रण के भीतर के खोखले भाग तथा नाड़ियां पूय रहित होकर शुद्ध हो जाती है, और भीतर की ओर से संपूर्ण व्रण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर दुष्ट व्रण है इस चित्र में जैसे आप सामने देख रहे हैं, तो ये भी जो है वो व्रणचे विकेशिका से अच्छे क्लीन हो जाता है। आगे व्यमलम तु पाटितम शोपम पाचन समुपाचरे, तो इस श्लोक में विशेषतः विदग्ध व्रण का उपचार बताया। यदि व्यम्ल अर्थात विदग्ध यानी अधपका ऐसा व्रण कभी शस्त्र द्वारा पाटन कर दिया जाता है, यानी पच्यमान अवस्था में, तो इस अधपके व्रण को अगर पाटन किया गया तो व्रणशोथ का उपचार पाचन आहार तथा पाचन पेय तथा उपनाहों से कराना चाहिए, किंतु वे उपचार अधिक व्रण विरोधी नहीं होने चाहिए, यानी व्रण को विकृत करने वाले नहीं चाहिए। देखिए व्यम्लम तु पाटितम ये जो है वो पच्यमान अवस्था में निषिद्ध है। अमावस्था में जैसे निषिद्ध वैसे ही पच्यमान अवस्था में भी पाटन कर्म जो है वो निषिद्ध है। तो उस वक्त विशेषतः उपचार जो है वो कैसे कहने चाहिए, तो पाचन पद्धति का उपचार करना चाहिए। आहार विहार और औषधियां उस पद्धति के वहां पे उपयुक्त करनी चाहिए। सद्यो व्रण चिकित्सा आगे बताइए है। सद्या सद्यो व्रणान सिव्य, यानी सद्य व्रण, सद्य व्रण का मतलब क्या है, जो घाव तलवार इत्यादि के प्रहार से हुआ है। अभी तलवार तो नहीं यूज हुई थी, जैसे किचन में काम करते हुए चाकू से कट जाएगी, या किसी और जगह से भी वो कट सकती है, वजह से बाइक एक्सीडेंट की वजह से कट सकती है स्किन आपकी। तो ऐसे अभी उसका जो कट गया है, ऐसे स्थिति में जिनके मुख भाग खुले गए हो उनको तत्काल साफ करके सीवन विधि सूचरिंग वहां पे करना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम टाके लगाना कहते हैं। मेदोज अंडवृद्धि तथा ग्रंथियां का लेखन कर्म करने के बाद भी उनको टाके लगाने आवश्यक हो जाते हैं। कान की छोटी पालियों में लेखन कर्म करने के बाद भी सीवन कर्म करना जरूरी होता है। सिर, नेत्रकूट, नासिका, ओष्ठ, गंडम स्थल यानी दोनों गाल, कान, उरु, बाहु, गर्दन, माथा, अंडकोश, स्टिक प्रदेश, बटक रीजन, मेढ्र, लिंग प्रदेश, गुदप प्रदेश, उदर प्रदेश, ऐसे स्थितियों में सद्य व्रण
एवं गंभीर यानी गहरे वर्ण मांसल प्रदेश में सद्य व्रणों के लिए सीवन कर्म आवश्यक हो जाता है। लेकिन यानी ऐसे स्थितियों में जहाँ पे विशेषतः ये जो स्थान बताए हैं वहां पे सीवन कर्म आवश्यक हो जाता है, अन्य जगह पे शायद सीवन कर्म ना भी करे तो हीलिंग वुंड का हो सकता है। तो सीवन कर्म की विधि यहाँ पे बताई है। ये जो आगे के जो श्लोक आते हैं विशेषतः सीवेज चलास्थि शुष्क यहाँ से आगे, तो यहाँ पे टूट या फूट जाने पर अपने स्थान से विचलित अस्थि को, सूखे हुए रक्त को, तृण, लोम इत्यादि किसी प्रकार के अवांछित द्रव्य वहां पे अगर है तो उसको निकाल देना चाहिए और फिर सीवन कर्म करना चाहिए। जो मांस का टुकड़ा कटकर लटक रहा हो उसे उसके स्थान पर रखकर तथा बैठाकर और संधि की अस्थि को भी उसके अपने स्थान पर ठीक ढंग से जोड़कर फिर रक्तस्राव के रुक जाने पर अन्य प्राणियों के स्नायु से, देखिए यानी कैटगट यानी जो प्राणियों के आते से बनाए हुए धागे रहते हैं उसको कैटगट कहा जाता है। तो प्राणियों के स्नायु से ऐसे हमें वाग्भटाचार्य और सुश्रुताचार्य जी के संहिताओं में भी वर्णन मिलता है। रेशम का धागा अथवा सन, अश्मंतक इत्यादि वल्कल से निकाले गए डोरे से सीवन कर्म करना चाहिए। सीवन के टाके न बहुत दूर हो और न बहुत पास हो, और सीवन कर्म में त्वचा का किनारा भी न बहुत अधिक लिया हो न बहुत कम लिया हो, यानी वो व्रण जो है वो जैसे हमने यहाँ पे देखा एक दूसरे के बिल्कुल साथ में चिपक जाए, तो इस पद्धति से करना है, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग जरूरी है, वहां पे अगर कोई केस बाल वगैरह लगा हुआ है तो वो निकालना चाहिए, ऐसी वहां पे हमें वर्णन मिलते हैं। ठीक है, तो सीवन कर्म का जो निर्देश है इस पद्धति से यहाँ पे सीवन कर्म पे भी नोट हमेशा पूछी जाती है। आगे जो व्रणोनि शोणितौष्ठौ इस श्लोक में जो बताया है विशेषतः सीवन कर्म के लिए व्रण के ओठों को यानी किनारों में रक्त न आ रहा हो उन्हें थोड़ा सा छील देना चाहिए जिससे उनमें रक्त निकलने लगे, यानी शुद्ध रक्त जो है वो आवश्यक हो जाता है अच्छे प्रकार के व्रण के रोपण के लिए यानी हीलिंग के लिए। और वहां पे रक्तस्राव बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई है तो रक्त ही व्रण को जोड़ने में प्रधान कारण होता है, तो वो ब्लीडिंग जो है वहां पे आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप इस चित्र में देख रहे हो ऐसे व्रण की स्थिति हो जाए तो वो भरता नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ा सा स्क्रैपिंग करना जरूरी हो जाता है इन व्रण के छोरों को, ताकि वहां से ब्लीडिंग हो जाए और वो ब्लीडिंग से फिर आप ड्रेसिंग करो तो अच्छे से वहां पे हीलिंग हो जाता है। और इन फिर ये जो ब्लड है वो एज अ हीलिंग काम करता है। तो आगे जो है वो बंधन द्रव्यों का वर्णन आया है, बैंडेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ। तो ये बंधन द्रव्य कैसे होने चाहिए, वातादि दोषों का विचार करके विशेषतः आविक यानी भेड़ का ऊन, ठीक है, यानी जिसे हम अजित यानी मृग चर्म, कौशेय यानी रेशमी वस्त्र, इनसे पट्टी का उष्णवीर्य की पट्टियां होती है, और क्षौम यानी अलसी के रेशों से बनाया हुआ वस्त्र ये शीतवीर्य वाला होता है। सेमल तथा कपास की रुइयों से निर्मित बंधन जो है वो स्नायु तथा वृक्ष की छाल का बंधन जो है वो समशीतोष्ण यानी मीडियम होता है। मेदक प्रधान कफ प्रधान वर्णों पर विशेषतः तांबा, लोहा, सीसा इनके पत्रकों का बंधन करना चाहिए। यानी विशेषतः वर्ण कौन से प्रकार का है उसके अनुसार बंधन द्रव्यों का आयुर्वेद में यहाँ पे मार्गदर्शन हमें वाग्भटाचार्य जी करते हैं। अस्थि भंग होने पर काठ की पट्टी, छोटा मोटा चमड़ा, वृक्ष की मोटी छाल अथवा बांस की पट्टी ऊपर से यानी उसको स्प्लिंट लगाने के बाद फिर बैंडेज लगाना चाहिए अगर भग्न यानी फ्रैक्चर है तो। आगे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बैंडेजेस यहाँ पे वर्णन किए हुए हैं। तो इन बैंडेज का संक्षेपतः हम यहाँ पे अर्थ देखें। सबसे पहले ये बैंडेज जो है वो कितने प्रकार के हैं, देखिए यहाँ पे हमें
कोश से आगे ये बताए हैं। कोश, स्वस्तिक, मुत्तोली, चीन, दाम, अनुवेलित, खटवा, विबंध, स्थगिका, वितान, उत्संग, गोपना, यमक, मंडल और पंचांगी। यानी इस प्रकार से ये 15 बंध जो है के प्रकार बताए। यानी ये बैंडेज कैसे बांधना है, वो बांधने के 15 प्रकार है। इसके ऊपर भी एसएक्यू और एलएक्यू भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखें। अभी ये किस पद्धति के लिए कौन कौन से स्थानों पे कौन से उपयुक्त है वो देखिए। अंगुलियों के पोरों के लिए यानी फिंगर्स के लिए विशेषतः कोशबंध, ठीक है। उसके बाद कान, कक्षा आदि स्थानों पे स्तनों के बीच में स्वस्तिक बंध, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो स्वस्तिक यानी क्रिस क्रॉस, क्रॉस हुए होते हैं। यहाँ पे जिस पद्धति से क्रम से है वो देखेंगे। दम नामक जो बंध है वो विशेषतः बॉडी के जो विशेषतः भाग होते हैं, ग्रॉइंस, जॉइंट्स होते हैं, वहां पे दम बंध का इस्तेमाल किया जाता है। अनुवेलित जो बंध है वो अनुवेलित टांग तथा बाहों के लिए उपयुक्त किया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, गोलाकार या सिलेंड्रिकल पोर्शन जहां भी है, अनुवेलित या स्पाइरल बैंडेज जिसे कहा जाता है। उसके बाद में प्रतोली या मुत्तोली या उसे उत्तोली भी कहा है, वह विशेषतः ग्रीवा यानी नेक रीजन के लिए और विशेषतः शिश्न के लिए यानी मेल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस के लिए, देखिए इस चित्र में आप देख सकते हो, इस प्रकार से वहां पे उपयुक्त किया जाता है। उसके बाद स्थगिक नामक जो सपोर्ट बैंडेज है वो विशेषता अंगूठा, उंगलियां और पेनिस के लिए, शिश्न के लिए उसको उपयुक्त किया जाता है। मंडल यानी सर्कुलर बैंडेज जो है वह विशेषतः अपने जो दोनों तरफ के हाथ है और फ्लैंक्स है, एब्डोमेन, थाइस और बैक के लिए, इस दोनों चित्रों में आप देख सकते हैं मंडल पद्धति से किए जाते हैं। यमक यानी डबल बैंडेज जो है ये विशेषतः अल्सर्स जो है वो उस पद्धति से, देखिए बीच में उसमें गैप रखी है, या दूसरा ये अर्थ है कि उसमें दो चीजें इकट्ठा जो है वो बैंडिंग की जाती है, उसको भी यमक या डबल बैंडेज कहा जाता है। आगे देखिए, अभी यहाँ पे खटवा बंद यानी फोर टेल्ड बैंडेज है। यह विशेषतः गालों के लिए, लोअर जॉ के लिए और टेम्पलर रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोफन या जिसे हम टी बैंडेज भी कह सकते हैं, विशेषतः नोज, लिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पंचाग्नि ये जो 15वां प्रकार है, मेनी टेल बैंडेज, ये जो है वह विशेषतः चेस्ट के लिए, पूर्व प्रदेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उत्संगी जिसे स्लिंग बैंडेज भी कहा जाता है, विशेषतः हैंगिंग अगर आपको पार्ट्स करने हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीन बंध जो है इसको आई बैंडेज की तरह भी कहा जाता है। तो ये आउटर कैंथस ऑफ आई जो है उसको कवर करने के लिए देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद विबंध यानी मिनी टेल बैंडेज, उसके देखिए छोटे छोटे ये भाग है, उसको बैक पृष्ठभाग और अपने एब्डोमेन के लिए, उदर प्रदेश के लिए। वितन यानी हेड बैंडेज फॉर थिक ऑर्गन्स लाइक पर्टिकुलरली हेड्स, उसको उपयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में थोड़ा एक समझने के लिए इस भाग को हम देखेंगे। ठीक है, तो विशेषतः हम बैंडेज का जो विभिन्न पद्धतियां हैं इसको थोड़ा सा समझने का और हम प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से, अगर हो सके तो और थोड़ा आसानी से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, ये जो बैंडेज है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे एंकल के लिए कैसे बांधा जाता है। अभी आज के लिए विशेषतः इलास्टिक पद्धति के बैंडेज जो है वो ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ताकि आसानी से उसको बांधा जा सकता है। ठीक है, और उसे एक तनाव भी महसूस होता है उससे।
ये इलास्टिक मटेरियल का बैंडेज है, देखिए इसको स्वस्तिक बंध पद्धति से किया जा रहा है, देखिए देखिए। फिर वहां से उनको पूरा गुल्फ संधि जो है एंकल जॉइंट कवर किया। फिर एक बार एंकल के बैक से लिया है उन्होंने, ठीक है। ये स्वस्तिक बंध के लिए मैं आपको दिखाना चाहता, ठीक है, ओके। विशेषतः आपने कंफर्म करना चाहिए कि उंगलियां हिल सकती है या वहां पे रक्त प्रवाह रुक नहीं जाए। ये आगे हम देखने वाले हैं कि ज्यादा टाइट बैंडेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको हमने करना चाहिए, ठीक है। आगे एक ही वीडियो में और ज्यादा थोड़े प्रकार दिखाए हैं, उसको मैं भी दिखाना चाहता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इसमें बताए, तो सबसे पहले सर्कुलर बैंडेज, तो सर्कुलर को हम क्या कहेंगे, अनुवेलित बंध। ये बंध का एक प्रकार जो है वो भी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ये ध्यान में देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए, ठीक है। या हाथ में कौन से बंध इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी पूछा। अभी ये स्पाइरल बैंडेज है आगे का जो है, उसे देखिए, तो उसको थोड़ा तिरछा, तो ये डिस्टल से प्रॉक्सिमल की ओर ट्रैवल करता है, ऐसे कहा गया है, देखिए ये भी अनुवेलित प्रकार है हमारे दृष्टि से। स्पाइरल के बाद देखिए, तो अभी ये स्पाइरल नहीं है, उसी दिशा में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ठीक है। अभी ये ट्रायंगुलर बैंडेज इन्हों कहा है, जैसे हमें स्लिंग भी कहा है, या हम उसको उत्संग भी कहा है यहाँ पे हमारे शास्त्र में। ये हो गया उत्संग बंध हमारे लिए, ठीक है। अंग विशेष को लटकाने के लिए उत्संग बैंडेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी हमने इस वीडियो में देखा। ये इसको उत्संग बंध कहा है अष्टांग हृदय में, ठीक है। उत्संग बंध इस प्रकार का होता है। आगे है उत्संग बंध ही है, लेकिन ये शोल्डर के लिए है विशेषतः। ये उत्संग बंध ही है, लेकिन यहाँ पे शोल्डर को रेस्ट किया जा रहा है। दिखता है, भूल जा। तो ये एक उत्संग बंध का ही प्रकार है। तो यहाँ पे पूरी ओर से इसको शोल्डर को जो है वो सपोर्ट किया गया है, और एल्बो के कॉर्नर को भी,
तो शोल्डर पे बिल्कुल भी इसका जो है वो हाथ का वजन बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद हेड के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। इसको खटवा बंद भी हमने कहा है। इसको खटवा बंद कहा है। ओके, विशेषता शिर प्रदेश के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये कौन सा है? चीन बंध। इसमें लेकिन ये चीन बंध है और फोरहेड को दोनों को कवर कर रहे हैं, लेकिन चीन बंध इसमें आ जाता है। ठीक है, तो विशेषता चेस्ट के लिए और एब्डोमेन के लिए जो यूज किया जाता है हमने देखा थोड़ी देर पहले। विशेषतः पीठ तथा उदर के लिए विबंधन नामक जो बैंडेज या बंधन है वो हम इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। इसको कंपेयर कर सकते हैं अष्टांग हृदय में वर्णित विबंध नामक बंधन से या बैंडेज से। ठीक है, तो ये भी विबंध के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी विशेषतः ये जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं यमक बंध से। स्वस्तिक बंध भी इसमें आ जाता है। ठीक है, देखिए ये विशेषतः ये जो अपीयरेंस है यहाँ पे जो देखा आपने, एक ही फिंगर के लिए यूज किया है, जिसको मुत्तोली ऐसे हमने कॉन्टेक्स्ट में देखा था। ये मुत्तोली बंध जैसा ही है। ठीक है, ये यमक यमक बंध। ठीक है, अभी ये विभिन्न जगहों पे कैसे उपयोग उसका किया जाता है इसका ये आगे टेक्निक। तो समय के अभाव से इसको हम यही रुकवाते हैं और आगे हम जाएंगे अपने मूल जो पीपीटीज है उसकी तरफ। ठीक है, तो बैंडेज जो है वो टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट टाइट ऐसा बैंडेज होना चाहिए। और वही बैंडेज अच्छे से हमें उसका जो हेतु है वो सफल कर पाएगा। विशेषतः बंधनों के बाद वो 14 प्रकार के बंधन सुश्रुताचार्य जी ने बताए हैं और वाग्भटाचार्य जी ने 15 बंधन बताए। ठीक है, तो उसके बाद विशेषतः ये बंधन के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। गाढ़ यानी टाइट बैंडेज, सम यानी मॉडरेट टाइट बैंडेज और शिथिल यानी लूज बैंडेज। तो इनके और ध्यान देंगे। कभी कभी बंध भेद, हाँ? ऐसे अगर प्रश्न आए तो बंध भेद 15 है, बंध भेद 3 भी है, ये दोनों लिखना आवश्यक है। तो विधि भेद से ये बंधन के 3 प्रकार है और 15 जो प्रकार है वो बंधन किस प्रकार से किया जाता है उसकी वजह से। अभी देखिए विशेषतः टाइट बैंडेज जो है वो टांगे, अपने बटक्स, एक्सिला रीजन, वंशन प्रदेश और सिरा, इन स्थानों पे टाइट बैंडेज करना चाहिए। समबंधन यानी मीडियम टाइट जो है, मॉडरेट टाइट जो है विशेषतः हाथ, मुख, कान, छाती, पीठ, पसलियां, गला, उदर, विशेषतः लिंग तथा अंडकोश, इन स्थानों पे समबंधन यानी मॉडरेट टाइट बैंडेज का उपयोग करना चाहिए। और शिथिल बंधन यानी लूज बैंडेज विशेषतः नेत्र, संधिया में उत्पन्न व्रण, इन जगहों पे करना चाहिए। आगे
वात कफज प्रधान स्थानों पर शिथिल बंधन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से भी हमें वर्णन मिलता है। ऋतु के अनुसार शीतकाल में तथा वसंत ऋतु में 3-3 दिन में ये बंधन जो है वो खोलने चाहिए। पित्त रक्त प्रधान वर्णों में गाढ़ बंधन करने योग्य स्थान पर समबंधन रखना चाहिए। इस प्रकार के उसके और भी डिटेल्स हमें दिखाई देते हैं। अगर बैंडेज न किया जाए तो व्रण की हानि होती है और वो दुष्ट व्रण हो सकता है, इसलिए वो बताने के लिए व्रण बंधन के आवश्यक जो है वो स्थान बताए गए हैं। तो विशेषतः व्रण के ऊपर बंधन न बांधने से दंश यानी विशेषतः मॉस्किटो मच्छर, छोटे मच्छर उस स्थान पर काट सकते हैं, वहां ठंडी लग सकती है, हवा का प्रभाव होता है। ठीक है, और धूल मिट्टी मक्खी या फिर तिनका, इन चीजों का संपर्क आ सकता है और व्रण दूषित होता है। और ऐसे दूषित व्रण को फिर उस पर लगाया गया घी जो है या औषध लेप जो है वो स्थिर नहीं रहता और व्रण अत्यंत कष्ट से उसका शोधन, व्रण शोधन या व्रण रोपण होता है और व्रण स्थान का वो सदा के लिए वो विकृत हो जाता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वो काला या नीला हो जाता है। तो इसलिए तात्पर्य यह है कि व्रण बंधन जो है वो बैंडेज बहुत ही आवश्यक है। तो विशेषतः बैंडेज जो है, व्रणबंधन जो है, उसके लाभ यहाँ पे बद्धस्तु चूर्णितो भग्नो, इसके आगे श्लोक में बताया है। व्रण के ऊपर पट्टी बांधने से चूर्णित व्रण, भग्न व्रण, पाटित व्रण, जिसकी स्नायु सिरा कट गई है, ऐसे व्रण भी शीघ्रता या सुखपूर्वक सरलता से भर जाते हैं। उठने, सोने, लेटने, चलने फिरने, इन सब प्रकार की व्यवहारों में व्रण को, उस व्रण रोगी को कष्ट नहीं होता है। जिस व्रणों के चारों ओर से किनारे उल्टे हो, समुत्सन्न हो, चारों ओर से ऊपर की ओर उभरा हुआ हो, विषम यानी जो स्पर्श में कठोर हो, जिससे अधिक पीड़ा हो, ऐसे व्रण पर अशुभ रूप को छोड़कर शीघ्र भीतर से शुद्ध होकर वो भर जाता है। यानी लक्षण बताए हैं वो किस प्रकार से हीलिंग प्रोसेस होती है। अभी ये जो आगे का स्लाइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है पत्रादान या पत्रदान उपक्रम, इसको कहा जाता है। पत्र यानी लीफ, दान यानी उसका उपयोग करना। जो व्रण चिरकाल से चला आ रहा है, नॉन हीलिंग ऐसे वो अल्सर या व्रण है, तो व्रणों की भूमि में मांस बहुत थोड़ा हो जाता है, रोपण रुक्षता के कारण नहीं होती है, उनमें लगाए जाने वाले औषध द्रव्य मलहम जो है वो पत्तों द्वारा ऊपर से ढक देना चाहिए। अभी देखिए ये पत्र जो है वो कौन से पत्र इस्तेमाल करने चाहिए, वो ऋतुओं के अनुरूप, दोषों के अनुरूप बताए हैं। विशेषतः पुराने वह पत्र ना हो, पके या सूखे ना हो, तरुण यानी कच्चे भी ना हो, छिद्र युक्त ना हो, चारों ओर भली भांति वो रखने चाहिए, वह स्वच्छ या धुले हुए होने चाहिए, खुरदरे नहीं होने चाहिए। वे पत्र विशेषतः क्षीरी वृक्ष कौन कौन से है, जिसको तोड़ने से चीक या क्षीर निकलता है। ठीक है, तो विशेषता आपको रुई आसानी से ध्यान में आएगी, कुटच भी वैसे उनमें से ही एक है, और फिर वड है। ठीक है, तो ये क्षीरी वृक्ष है। तो भोजपत्र जो यहाँ पे चित्र में दिखाया है, भोजपत्र का उपयोग करना चाहिए। अर्जुन जो ये दूसरे चित्र में है, और तीसरा कदम्ब वृक्ष, उसके पत्ते इसके लिए पत्रादान उपक्रम इसके लिए कहा है। ये नोट बहुत बार पूछी गई है। अभी किस अवस्था में बैंडेजिंग या व्रणबंधन नहीं करना है, विशेषतः कुष्ठ रोगी यानी त्वचा विकार में, अग्निदाह यानी बर्न, विशेषतः फायर बर्न, मधुमेह, मूषिक विष यानी रैट बाइट या माइस बाइट में, और क्षार दग्ध यानी अल्कली से या एसिड से जला हुआ जो व्रण है उसमें, विष व्रण, दारुण मांसपाक का व्रण, गुदपाक में व्रण जो फट या गल रहे हो, जिनमें पीड़ा तथा दाह हो, शोथ ज्यादा है, या फिर हर्पीस विसर्प है, ऐसे व्रणों में बैंडेजिंग पट्टी बिल्कुल नहीं बांधना है। तो अरक्षया व्रणे यस्मिन मक्षिका निक्षेपेत कृमिन, तो व्रणज कृमियों का यहाँ पे वर्णन है।
ठीक है, यानी उस अल्सर में या हीलिंग वुंड में वहां पे कृमि या जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं। अगर देखरेख न हो तो उस व्रण में मक्षिका जो है वो कृमियां उत्पन्न कर देती है, यानी जो कीटक या मक्खियां आती है उस व्रण पे बैठती है तो उनके पाँव में जो अशुद्धियां या कोई अंडे लगे हुए होते हैं उनकी वजह से वहां पे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। वे बड़े होकर व्रण के मांस इत्यादि खाते हुए उस स्थान पर पीड़ा, शोथ, रक्तस्राव उत्पन्न कर देते हैं। इन कृमियों को मारने के लिए विशेषतः अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वें अध्याय में जो वर्णित सुरसादि गण है उनका प्रयोग व्रण को धोने के लिए करना चाहिए, या उसका पर्याय भी दिया है सप्तपर्ण, करंज, मांदार यानी अर्क, जिसे मराठी में रुई कहा जाता है, कडुनिंब, इन छालों को गोमूत्र में पीसकर उसका लेप लगाना चाहिए। इस प्रकार वहां पे व्रणज कृमि की चिकित्सा बताई गई है। अभी देखिए रोपण में या हीलिंग में शीघ्रता का निषेध भी आगे बताया है। न चयनम तु अर्वाणो, इस श्लोक में जब तक व्रण के भीतर किसी प्रकार का दोष शेष है तब तक रोपण रूपी कार्य में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, यानी व्रण शुद्ध होना चाहिए भी पहले आवश्यक है और फिर व्रण शुद्धि के बाद व्रण रोपक चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए रोपण में शीघ्रता ना करे, ऐसे औषधियों का प्रयोग ना करे तुरंत की जहां से हीलिंग हो जाए, पहले वो व्रण शुद्ध होना आवश्यक है, यानी उसमें कोई भी पुयस्राव या कृमि इत्यादि नहीं होना चाहिए, तो ही वह जो व्रण है वो अच्छे तरीके से होता है। तो रोपण पश्चात कर्म आगे रूढ़े अपि अजीर्ण व्यायाम अव्यवायादीन, यहाँ पे व्रण का भली भांति रोपण हो जाने पर विशेषतः जो वर्णन किया है व्रण स्थान पर स्थिरता न आ जाए तब तक अजीर्ण भोजन यानी अजीर्ण उत्पन्न हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास इत्यादि कर्मों से बचना चाहिए यानी नहीं करना चाहिए, अत्यंत प्रसन्नता यानी हंसना, ठीक है, हर्ष करना, भय, क्रोध ये भी ना करे। इन नियमों का 6 से 7 महीनों तक आदर के साथ पालन अगर करे तो ही आपका व्रण जो है वो कितना भी गंभीर हो वो अच्छे से हील हो जाता है। इस प्रकार ये थोड़ा विस्तृत व्याख्यान रहा आज का, लेकिन ये अध्याय की परिपूर्ति के लिए आवश्यक था। तो हमने विशेषतः इस अध्याय में शस्त्र कर्म विधि अध्याय में बहुत डिटेल्स में आयुर्वेद में वाग्भटाचार्य जी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के लिए, उसके बाद वुंड केयर कैसे करना है, डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई गई है। आपको अगर कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछे। यहीं पे मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।